हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस बात का अध्ययन करेंगे कि धातुएं एवं अधातुएं कैसे क्रिया करती हैं। बच्चों, यह बात सीखने से पूर्व हम लोग ये जानते हैं कि जो अक्रिय गैसें होती हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, और जो कुछ धातुएं होती हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, और कुछ अधातुएं होती हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं। बच्चों, जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं इन्हें हम लोग अक्रिय गैसें भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इन्हें इनर्ट गैस क्यों कहते हैं, अक्रिय गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय क्यों होते हैं? बच्चों, यहां पर ये इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडान। इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः हैं हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनान का 54, रेडान का 86। अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, नियॉन का 2 और 8, आर्गन का 2, 8, 8, क्रिप्टॉन का 2, 8, 18, 8, जिनान का 2, 8, 18, 18, 8 और रेडान का 2, 8, 18, 32, 18, 8। अगर यहां पर हम लोग देखें तो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉनों की जो ये व्यवस्था है इसे अष्टक व्यवस्था कहते हैं। कौन सी व्यवस्था कहते हैं? अष्टक व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को हम लोग अष्टक व्यवस्था कहते हैं। बात समझ गए? तो इस अष्टक व्यवस्था के कारण ही ये अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। बात समझ में आ गई? तो ये अक्रिय गैसें क्यों इनर्ट होती हैं? क्योंकि इन सब के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जो व्यवस्था होती है इसे क्या बोलते हैं? अष्टक व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टक व्यवस्था। अब बच्चों, यहां एक चीज हमने बताया कि हीलियम को छोड़कर हीलियम के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? मात्र 2। तो प्रत्येक तत्व, चाहे वो धातु हो चाहे वो अधातु हो, अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इस अक्रिय गैस की अष्टक व्यवस्था को प्राप्त करना चाहता है। धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर अष्टक व्यवस्था को प्राप्त करती हैं
और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक व्यवस्था को प्राप्त करती हैं। आइए हम लोग धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। यहां पर बच्चों कुछ धातुएं हैं, जैसे सोडियम है परमाणु क्रमांक 11, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19। इस सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 19 परमाणु क्रमांक होता है 2881। तो यहां पर जो धातुएं हैं, ध्यान से देखिए, जो धातुएं हैं उनमें अष्टक व्यवस्था से एक इलेक्ट्रॉन अधिक है सोडियम में, यहां मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, और यहां पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर दें तो ये सभी अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेंगे। अधातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं बच्चों। यहां पर कुछ अधातुएं हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे गए। क्लोरीन 17, 2, 8, 7, ऑक्सीजन 8, 2 और 6, सल्फर 16, 2, 8 और 6, नाइट्रोजन 7, 2 और 5, फ्लोरीन 9, 2 और 7। अगर ध्यान से देखें तो यहां पर 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी अष्टक से 1 कम। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अधातुएं अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, अष्टक को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, और धातुएं क्या करती हैं? अष्टक को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग संयोग बन गया। अब धातुएं अधातुओं से क्रिया करेंगी। कैसे करेंगी बताइए भाई? ये त्याग करके और ये ग्रहण करके, इन दोनों के बीच संबंध बन जाएगा, आराम से क्रिया हो जाएगी बच्चों। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मजेदार बात आ गई कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग देंगी, अष्टक प्राप्त कर लेंगी, और अधातुएं धातुओं के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगी। इनका अष्टक पूरा होगा। तो संबंध कब बनता है? क्रिया तब होती है जब एक देने पर खुशी पाता है और एक लेने पर खुशी पाता है। क्या बात? ये देकर और ये लेकर अष्टक को प्राप्त कर लिया, अस्थायी हो गए, यौगिक बन गया, क्रिया हो गई। अब बच्चों उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे आप लोग नमक खाते हैं। अब नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। इसका निर्माण हुआ है सोडियम और क्लोरीन। तो सोडियम और क्लोरीन कब क्रिया करेंगे? कब इनमें क्रिया होगी? जरा ध्यान से देखिए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो अगर 11 है तो इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया बच्चों? 2, 8, 1। और ये जब 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर दिया तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। और जैसे इलेक्ट्रॉन का परित्याग किया, इसके ऊपर एक धनावेश आ गया, Na+, सोडियम आयन बन गया। और जब ये सोडियम आयन बना तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 हो गया। और जैसे ही 2, 8 हुआ, यह नियान की संरचना को प्राप्त कर लिया। अक्रिय गैस किसकी संरचना को प्राप्त कर लिया? नियान की, अस्थायी हो गया। दूसरी तरफ जो ये अधातु क्लोरीन है, इस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया।
और जैसे ही ग्रहण किया इसके ऊपर एक ऋणावेश आ गया और ये क्लोराइड आयन बन गया। क्या बन गया बच्चों? क्लोराइड आयन। इसका परमाणु क्रमांक 17 था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 7, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिया पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो गई और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 8, यानी ये 7 से 8 हो गया, अष्टक इसका भी हो गया। क्या बात है। और ये आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर लिया। और बच्चों ये दोनों अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को तो प्राप्त किए, साथ ही साथ इस पे आ गया धन आवेश और इस पे क्या आ गया? ऋण आवेश। और जैसे ही धन और ऋण आवेश आया तो Na+ और Cl- एक दूसरे से स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा बंध गए। किस बल के द्वारा? स्थिर वैद्युत बल। आप जानते हो कि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? आकर्षित करते हैं। और इस आकर्षण के फलस्वरूप इस सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया बच्चों? सोडियम क्लोराइड, नमक बन गया। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12, यानी इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर देता है तो ये बन गया Mg++ और इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है हो जाएगा 2 और 8, यानी ये भी नियान की संरचना को प्राप्त कर लिया। दूसरी तरफ जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को, ये ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया, त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लिया। यहाँ मैग्नीशियम ने इसको त्यागा था लेकिन क्लोरीन ने इसको ग्रहण कर लिया। और चूंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन हैं तो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो 2 क्लोरीन कितने को? दोनों को ग्रहण कर लेंगे। और जैसे ही दोनों को ग्रहण करेंगे तो क्या बन जाएंगे? 2 क्लोराइड आयन का निर्माण हो जाएगा। कितने क्लोराइड आयन का? 2। तो अगर यहाँ लिख दे 2Cl, 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोराइड आयन, तो यहाँ पर बच्चों 2 क्लोराइड आयन बन गए और दोनों क्लोराइड आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 8, यानी ये आर्गन इनर्ट गैस की अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लिया। तो ये भी अस्थायित्व को प्राप्त कर लिया, ये भी अस्थायित्व को प्राप्त कर लिया। लेकिन जब ये अस्थायित्व को प्राप्त किया और पास में आया तो यहाँ पर भी क्या होगा? ऋण धन धन ऋण, यानी कि ये एक दूसरे को प्रबल स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा आकर्षित करते हैं। और ये जो प्रबल स्थिर वैद्युत बल हैं इन आयनों को इस प्रकार से बांधते हैं कि ये मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। ध्यान देना बच्चों, मैग्नीशियम प्लस के एक तरफ एक Cl-, दूसरी तरफ दूसरा Cl- होगा। अगर हम एक ही तरफ दोनों क्लोराइड आयन को लिखेंगे तो थोड़ी गड़बड़ी क्या हो जाएगी कि ये भी ऋण है ये भी ऋण है, दोनों ऋण अगर एक साथ हो जाएंगे तो वहां प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगेगा, इसलिए ये इस रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं और मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होगा। तो देखा क्या कि धातु और धातुओं के साथ कैसे क्रिया कर रहा है और कैसे यौगिक बना रहा है। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देते हैं बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम लोग कली चूना कहते हैं। इस कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कैसे हो रहा है इसको भी ध्यान से देख लें। कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 20, यानी इसमें 20 इलेक्ट्रॉन होंगे और जब 20 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 20 इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा? 2 8 8 2 2 8 8 2। अब यहाँ पर अष्टक से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो अगर इन 2 इलेक्ट्रॉनों का ये परित्याग कर दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? 2 8 8, क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन जब बचेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 8। और ये जब 2 8 8 हो गया तो किसकी संरचना को प्राप्त कर लिया? आर्गन की संरचना को प्राप्त कर लिया। किसकी संरचना को बच्चों? आर्गन की। यानी यह इनर्ट गैस आर्गन की तरह हो गया। दूसरी तरफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और
6 होता है, 8 है तो 2 and 6। और ये ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक प्राप्त करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉनों को जो कैल्शियम के द्वारा त्यागा गया था ग्रहण कर लिया, और जैसे ही ग्रहण किया तो ऑक्सीजन के ऊपर डबल माइनस चार्ज आ गया, और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 and 8। और जैसे ही 2 8 हुआ, यह नियान की संरचना को प्राप्त कर लिया। किसकी संरचना को प्राप्त कर लिया बच्चों? अक्रिय गैस नियान की। दोनों स्थायी हो गए। अब इनके ऊपर चार्ज भी आ गया, अस्थायित्व भी हुए, चार्ज भी आ गया। तो जैसे ही चार्ज आया तो ये एक दूसरे को स्थिर वैद्युत बलों के द्वारा फिर बांध दिया, और ये कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया, जिसमें Ca के ऊपर 2 प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस, जिसको कहें कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि धातुएं और अधातुएं आपस में क्रिया करती हैं। अब बच्चों, जो ये यौगिक हैं, चाहे सोडियम क्लोराइड हो, चाहे मैग्नीशियम क्लोराइड हो, चाहे कैल्शियम ऑक्साइड हो, इन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आयनिक यौगिक। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका निर्माण आयनों से हो रहा है। इनका निर्माण आयनों से हो रहा है। यहां भी देखिए, आयनों से हो रहा है। तो ऐसे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो अब आपके मन में एक विचार आ गया होगा, एक निष्कर्ष आ गया होगा कि धातुएं अधातुओं से क्रिया करती हैं और आयनिक यौगिक का निर्माण करती हैं। किस यौगिक का निर्माण करती हैं? आयनिक यौगिक। अब बच्चों, आयनिक यौगिक जो बनते हैं उनके गुण क्या है? उनके गुणों के बारे में भी जान लें। तो यहां पर आयनिक यौगिकों के गुण हैं, लिखे गए हैं, इसको हम समझते हैं। आयनिक यौगिक बच्चों प्रायः ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, और यदि इन्हें हथौड़े से पीटा जाए तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, अर्थात भंगुर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? भंगुर होते हैं। तो आयनिक यौगिक ठोस, कठोर तथा भंगुर होते हैं। नंबर 2, अभी हमने बताया कि जो आयनिक यौगिक बनते हैं बच्चों, इनमें स्थिर वैद्युत बल के द्वारा आयन बंधे होते हैं। और स्थिर वैद्युत बल जो होता है एक प्रबल बल होता है, एक स्ट्रॉन्ग बल होता है। तो जब ये प्रबल बलों के द्वारा बंधे हैं बच्चों, तो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरी चीज है कि ये आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों जैसे डीजल है, पेट्रोल है, मिट्टी का तेल है, इनमें अघुलनशील होते हैं। चौथी चीज है बच्चों, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? कुचालक। लेकिन गलित या घुलित अवस्था में सुचालक होते हैं। किस अवस्था में? गलित या घुलित अवस्था में सुचालक होते हैं। तो क्यों ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं? क्योंकि ठोस अवस्था में ये जो आयंस हैं ये बंधे होते हैं, और जब बंधे होते हैं तो ये चालन के लिए स्वतंत्र नहीं होते, जिस कारण से ये कुचालक होते हैं। लेकिन जब ये गलित या घुलित अवस्था में जाते हैं तो ये आयन स्वतंत्र हो जाते हैं, और जब आयन स्वतंत्र होते हैं तब क्या होता है? वे विद्युत का चालन करने लगते हैं, और जिस कारण से वो सुचालक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों? सुचालक हो जाते हैं। तो आयनिक यौगिक गलित या घुलित अवस्था में सुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि आयन स्वतंत्र हो जाते हैं।
और सुचालकता या वैद्युत चालकता स्वतंत्र आयनों के कारण यानी आयनों के प्रवाह के कारण ही होती है। बात समझ में आई? पांचवी चीज है बच्चों, जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं सभी अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं, नॉन डायरेक्शनल। इनकी कोई दिशा नहीं होती। क्यों दिशा नहीं होती? अभी Cl यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सोडियम यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी ये इसके चारों को और ये इसके चारों घूमता है, स्थिर नहीं होता। जब स्थिर नहीं है तो दिशा नहीं है, दिशा नहीं होगी, और दिशा नहीं होगी तो ये अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं। और जब ये अदिशात्मक प्रकृति के होते हैं तो इनकी कोई ज्यामिति नहीं होती, कोई निश्चित आकृति नहीं होती। तो इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि धातुएं और अधातुएं कैसे क्रिया करती हैं और क्रिया करके आयनिक यौगिक का निर्माण करती हैं और आयनिक यौगिकों के गुण क्या होते हैं। बात समझ में? ये धातु धातु क्यों क्रिया करते हैं? क्योंकि ये अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करना चाहते हैं। धातुएं कैसे अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करती हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर। और अधातुएं कैसे अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करती हैं? इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके। तो धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं, अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आपस में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करती हैं। बात समझ गए? और जो यौगिक बनता है उन्हें कौन सा यौगिक कहते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। और आयनिक यौगिकों के ये गुणों के बारे में भी हम लोगों ने सीखा। ठीक है, धन्यवाद।